जब हम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ एलिमिनेशन टेक्निक्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको एक सही आंसर या जवाब चूज़ करना होता है। इसका मतलब एक और भी है कि 3 गलत जवाब चूज़ करने होते हैं। अगर आपको सही नहीं पता तो 3 गलत ढूंढ लो, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। इट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम तो एलिमिनेशन का है। अब एलिमिनेशन एक तो फेयर गेम है कि आपको चीज़ें आती थी, सब पता था एंड आपने चीज़ें कर दी एंड आपका आंसर सही आ गया। बट विद टाइम हमने देखा कि कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड या कैन, ये सारी चीज़ें आपने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखी हैं। यूट्यूब फ्लडेड है ऐसे वीडियोस से। सिनॉप्सिस पर भी ऐसे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज भी हैं हमारे पास, राइट। बट फिर भी ये एलिमिनेशन टेक्निक्स कहाँ फेल होती हैं, क्यों फेल होती हैं, एंड फेल होती हैं तो हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, कैसे इनकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए, इसके लिए हम डेटा के साथ बात करेंगे। मैं हमेशा डेटा के साथ बात करता हूँ, कोई भी फॉल्स क्लेम कभी नहीं। इस टॉपिक पे शायद ही मुझे लगता है किसी ने वीडियो बनाया हो कि एलिमिनेशन टेक्निक्स फेल क्यों हो जाती है। सक्सेस के ऊपर तो सब लोग बात करते हैं, प्लस ये करते हैं कि ठीक है ये कभी सक्सेसफुल होंगी कभी नहीं होंगी, बट ये फेल क्यों होती है। मैथमेटिक्स देखेंगे, डेटा देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। सो माय नेम इज़ कृष्णा एंड देखो, इस लेक्चर में हम 2-3 चीज़ें समझेंगे कि जब हम ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें थोड़ी नॉलेज हमने एलिमिनेशन टेक्निक की ले ली, डेप्थ में हमें नहीं पता एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रही है, उसके बेस पे हम काम करते जा रहे हैं तो सही नहीं होगा। ये सब दोगलापन है और अगर आप ऐसे ही करते रह गए तो टटपुंजिया रिजल्ट ही ला पाओगे, बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले नहीं हो। एक बुक की हम बात करेंगे, आउटलायर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल। तो इसमें इन्होंने बात की थी, जो बेसिकली आप पढ़ते हो ना कि हार्ड वर्क करना नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, वो है क्या, वो किसने बताया। आप मैं बहुत स्टूडेंट से बात करता हूँ फ़ोन पे या सामने आमने, वो कहते हैं सर हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो हार्ड वर्क होता क्या है, स्मार्ट वर्क होता क्या है, कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट। ये किसी यूट्यूबर का या फिर किसी यूपीएससी के या किसी कोचिंग वाले का ज्ञान नहीं है। बेसिकली ये मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक में बताया था, द रूल ऑफ 10,000 आवर्स। तो उसको हम यूज़ करेंगे, समझेंगे एंड क्या क्या करने चाहिए, कुछ पॉइंटर्स जिन पे हम बात करें। सबसे पहले लेक ऑफ नॉलेज की वजह से जो गलतियाँ होती हैं कैसे उन्हें सुधारें। सैम्पल साइज, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स ही कहाँ काम कर रही है, क्योंकि 1/4 मतलब प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिक्स तो आ ही गई। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जान लो पहले, फिर बायस्ड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड इवेंट, उसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। तो वो कैसे यूज़ करनी है। फिर हम क्या करते हैं, नॉट रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शन प्रॉपरली, हम ठीक से पढ़ते नहीं है, या रॉन्ग एजम्पशन के बेस पे हमने कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि ऑप्शन तो ठीक था लेकिन हमने मान लिया कि ये गलत है तो अब आंसर ही गलत होना है। या फिर हमारा लॉजिक फेल हो गया, हमने एक आसान सा भोला भाला सीधा साधा लॉजिक लगाया था या फिर चालाकी से, तो उसमें क्या कर सकते हैं। फिर इस बात पे आएंगे कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क क्या है, 10,000 आवर्स की बात करेंगे। देन यूपीएससी एक्चुअल क्वेश्चन ही क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनकी ज़रूर बात करेंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को इससे रिलेट करके देखेंगे। उसके बाद सिली मिस्टेक्स कैसे मिनिमाइज करनी है, एंड ये डेटाबेस है, इसमें हम थोड़ा रेंज देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेंगे, कुछ देखेंगे कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। एंड अगर आपने ये सब काम कर लिए तो ठीक है, आप फेल नहीं होगे। तो ये भाई साहब ये नहीं कह पाएंगे कि बकवास है आप बंद कर दो, और दूसरे भाई साहब कहेंगे बोल बोल अच्छा लग रहा है, राइट। फिर अगेन इस बुक पे आएंगे वापस। तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। कल मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया, इसमें ये क्वेश्चन था। अब रिलीज़ करते ही कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि सर आपने गलत आंसर दे दिया, ये WHO में ये PM यहाँ चला जाता है, ये नहीं जाता है, आपके अकॉर्डिंग आंसर A है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर B होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, राइट। अब जब हम ऐसे, एक और किसी ने भी कमेंट ऐसे किया था कहीं, ये वाला PM10 कैंट क्रॉस लंग बैरियर। अब देख बात तो सच है, आप सही हो गए, बट मेरी कैपेबिलिटी, मैंने इनफैक्ट जब ये लेक्चर पढ़ाया था वहाँ भी मैंने एक चीज़ क्या कही थी कि ये सब डेटा मैं तो याद नहीं करूँगा, आप बता देना कि क्या मुझे याद करनी चाहिए। और जब मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि मैं याद नहीं करूँगा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका टीचर हूँ, तो डेफिनेटली ये बात ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें तो क्वेश्चन गलत हो गया। अब गलत हो गया तो उसमें आप करोगे क्या, ठीक है। मैं फिर भी ये टेक्निक अप्लाई करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि मेरा ये WHO एयर क्वालिटी, चलो मान लेता हूँ गलत हो गया, राइट। बट जो आई थिंक दूसरा क्वेश्चन होगा समवेयर हेयर, यहाँ कहीं होगा,
ये वाला पॉलीथीन टेरिफ्थलेट यहाँ भी मुझे नहीं पता था, बट यहाँ भी ये लॉजिक लगाए, एक क्वेश्चन ठीक हो गया। देन ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक यहाँ कहीं होगा, ये तो इसको भी हमने एलिमिनेशन से ठीक किया था। अगर नॉलेज होती तो ऑप्शन 5 हमें सरासर पता है गलत है, लेकिन नहीं है तो भी ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करके हम आंसर पे पहुंच रहे थे। तो अगर हमने ऐसा कर भी लिया तो उससे क्या हो रहा है आप देखो, +2 क्वेश्चन -1 क्वेश्चन, मतलब +4 मार्क्स मैं लेके आ रहा हूँ, -0.67 मार्क्स इतने आएंगे। ठीक है, मतलब नेट पॉजिटिव है। अगर सपोज मेरा एक और क्वेश्चन भी गलत हो जाता, एक ही सही होता, +1 -2, तब भी मैं पॉजिटिव हूँ, +2 -1.33, तो +0.33 है तो कुछ नहीं, कई बार कट ऑफ ही 0.33 से चली जाती है। तो देखते हैं कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, राइट। तो एलिमिनेशन टेक्निक फेल होने का जो मेन रीज़न है कि यूपीएससी ने ही कहा कि ठीक है तुम सब लोग बिना पढ़े चले जा रहे हो, तो ये सब दोगलापन है, तेरा दोगलापन मैं निकालता हूँ अभी। ठीक है, और फाइनली जो लोग इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड थे उनके जो प्रीलिम्स हैं टटपुंजिया रिजल्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो, इसमें अच्छा बुरा मानने वाली बात नहीं, जो सच है वो सच है, आपको वो चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आते अपनी बात पर। सबसे पहली चीज़ लैक ऑफ नॉलेज। जैसे कि आपने देखा मुझे नहीं आता था और मैंने फिर भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। मुझे एलिमिनेट करना था ऑप्शन नंबर 3 और मैंने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन नंबर 4, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करो आप, अगर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टॉप नहीं करना प्रीलिम्स में। अगर आपने करेक्ट स्टेटमेंट ही एलिमिनेट कर दिया एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, या फिर करेक्ट ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिया, तो फिर 100% गलत ही होना है। तो यहाँ तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन फिर भी क्या आप ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट करना छोड़ दोगे? नहीं। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 2 ठीक हो गए, 1 गलत हो गया, प्लस पॉजिटिव में ही रहेंगे, राइट। तो एक ये चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको लैक ऑफ नॉलेज है या फिर आपने चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाया या कन्फ्यूज़ हो गए किसी भी वजह से, तो फिर 100% रॉन्ग होना ही होना है। लेकिन आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने का रिस्क लेना चाह रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो। अगली बात करते हैं लैक ऑफ नॉलेज के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है लेस सैम्पल साइज। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का ये रूल है, और साथ में इसके साथ जो रिलेटेड चीज़ है वो है बायस्ड यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो होता क्या है, इसको पहले हम प्रोबेबिलिटी से समझते हैं। सपोज मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, फॉर एग्जांपल ABCD 4 ऑप्शन थे, मैंने B और D कह दिया गलत है। अब मेरा आंसर A और C में से ही है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरी नॉलेज ठीक थी, मैंने सही ऑप्शन एलिमिनेट किया है। पॉइंट नंबर 1 से तो मैं आगे आ गया हूँ। ये होगा आपके साथ, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपके बहुत से करेक्ट ऑप्शन ही आप एलिमिनेट कर दोगे, तो ये होगा, राइट। अब इसके आगे चलते हैं कि ठीक है आपने सही एलिमिनेट किया था, उसके बाद अब कहाँ दिक्कत आएगी? प्रोबेबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स में। देखो A और C, सपोज ये हेड है और ये टेल है, एक कॉइन हो गया। अब आपने कॉइन उछाला, कॉइन में एक तरफ हेड लिखा था, एक तरफ टेल लिखा था। अब प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है उछालोगे तो 50-50 आएगा, 50% चांस हेड आने के, 50% टेल आने के। लेकिन अगर मैंने एक बार जो उछाला, हो सकता है हेड आ गया, टेल 0 आया, हेड 1 टेल 0। सेकेंड टाइम उछाला, हो सकता है हेड आ गया, हेड 2 हो गया, टेल 0 हो गया। कई बार सीरीज़ जो 3-0 की, इनफैक्ट 5-0 की भी सीरीज़ होती है, उसमें भी लोग हार जाते हैं, 3-0 हो गया। तो ये होगा कब? ये 50% ये रूल कब आएगा? मतलब ये चलेगा कैसे? ये तब चलेगा जब सैंपल साइज ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 20 बार टॉस उछाल दो, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि एक ही बंदा हमेशा टेल 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 आ रहा है, हेड आया ही नहीं, या सिर्फ हेड 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 आ रहा है, टेल आया ही नहीं। इतना लकी या इतना अनलकी अगर भगवान ने आपको बनाया है, तो फिर आपको चूज़ किया गया उस पर्पज़ के लिए, या तो आपको फेल कराने के लिए भगवान बैठा है। अगर हर बार आपका गलत ऑप्शन आ रहा है, सपोज टेल इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, लेकिन अगर आपका हर बार हेड्स आ रहा है, तो इसका मतलब भगवान ने चूज़ किया है, फिर आप IAS बनने वाले हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो सैम्पल साइज ज़्यादा होनी चाहिए। जो MCQ हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, ये वहाँ काम करेंगी जहाँ पर आपके नंबर ऑफ एलिमिनेशन के लिए क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, 15 से 20 से 25 इस रेंज में होंगे, और आप जानते हो इस रेंज में क्वेश्चंस होते हैं। तो इस रेंज तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है? एटलीस्ट 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ो, बिना पढ़े मत जाओ। ठीक है, अब हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हमारा ये भी ठीक था, सैंपल साइज भी ठीक है। अब उसके होने के बाद भी हमने एंड में प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हुए बायसनेस लगा दिया, अपना दिमाग लगा दिया। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन था PM10, सपोज मैं 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया।
आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, अब आंख बंद करके टॉस करना चाहिए। अगर मैं कोई टेक्निक भिड़ा दूं कि सिक्के को टेढ़ा कर दूं या एक साइड ग्लू लगा दूं कि उसी साइड, सपोज ये मेरा सिक्का है, एक साइड मैंने ग्लू लगा दिया हल्का सा, ये मेरी बायसनेस है, ठीक है, ये ग्लू है, ये मेरी बायसनेस है, मैंने बायसनेस लगा दी, तो इस चीज़ के टेल साइड ब्लू लगा है तो उस साइड के चिपकने के ज़मीन पर ज़्यादा चांसेस हैं। तो रूल ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड, आपने रैंडम वर्ड पढ़ा होगा ना हिंदी में, कुछ यादृच्छिक कुछ बोलते हैं, बता देना कमेंट में, मुझे नहीं पता। टटपुंजिया का मतलब भी बता देना, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कल से। तो अनबायस्ड या रैंडम इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी समान होती है, ये रूल है। तो इससे आप कैसे बचोगे, अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 में आपके पास ऑप्शन है कि ए और ये समथिंग समथिंग, तो आप क्या करोगे, आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके एंड में आप जाकर एक पेज पर सारे क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें मेरा ए और सी था, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बी और सी था, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बी और डी था। ऐसे मैं सारे 20 के 20 क्वेश्चन लिख दूंगा। अब मैं इसमें से आंख बंद करके बिना वापस, क्वेश्चन को रिव्यू करना है ठीक है, बट जब मैं सही ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ उस टाइम पर बायस्ड नहीं होगा, अनबायस्ड होगा। मैं रैंडमली कुछ भी, यहाँ से मेरा मन करेगा ए काट दूंगा, यहाँ से सी काट दूंगा, यहाँ से बी काट दूंगा, रैंडमली कुछ भी एक ऑप्शन चूज कर लूँगा, ताकि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट है अनबायस्ड रहे। क्योंकि हो सकता है मैं एंड में देख लूँ, फिर मुझे एक नया लॉजिक आ जाए कि मेरा एक नया लॉजिक है, ये ऐसा लग रहा है, इस वजह से ये मेरी थिंकिंग है। तो जो यहाँ हम बात करने वाले ना, नाइव लॉजिक वर्सेस कनिंग लॉजिक, तो ये कनिंग लॉजिक आपकी चीज़ को गलत करवा देगा, राइट। ठीक है, अगली बात पर आते हैं, नॉट रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस प्रॉपर। अब ये क्या बात हुई, देखो कई बार ना हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि हमने देखा बड़ा क्वेश्चन है, ये हमें आता नहीं, तो हमने ना स्टेटमेंट पढ़ा ना ऑप्शन पढ़े और हमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो उससे हो क्या रहा है, देखो उससे या तो आपका ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो गलत तो नहीं हुआ, लेकिन ज़ीरो ही रहा, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, आप इस लेवल पे ही नहीं पहुंचे। लेकिन आपका सैंपल साइज बढ़ेगा कैसे, अगर आप क्वेश्चंस सारे नहीं पढ़ोगे, प्लस आप सारे स्टेटमेंट एंड ऑप्शंस प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्लाइमेट ग्रुप है, मुझे ऑनेस्टली इसमें से एक भी ऑप्शन याद नहीं है, ये मैंने पढ़ाया होगा, हमारे करंट अफेयर्स में रहा होगा, बट इतना कौन याद करता है, 2 साल पहले का करंट अफेयर्स था, 2 साल पहले पूछा है, आपने MSGP फॉलो किया है उसमें मिल जाएगा, PT में मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं याद आया, ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअल चीज़ है ना। तो उस टाइम पे अब मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ है मुझे 5 ऑप्शन पढ़ने, नहीं भी आता ठीक है, इसमें देखो ना क्लाइमेट ग्रुप के बारे में मुझे पता है, मान लो ना तो मुझे क्लाइमेट ग्रुप के बारे में पता है, ना ये पता है कि IEA ने इसके साथ ये किया, ना मुझे ये पता है कि EP100 में क्या है, ना ये पता है कि कोई इंडियन, कुछ नहीं पता, ना EP100 पता, कुछ भी नहीं पता, राइट। तो अब इसमें लॉजिक तो लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका सैंपल साइज में से एक क्वेश्चन तो हट गया। अगर मैं देखो कुछ एलिमिनेशन कर पाऊँ तो ये समझ में आ रहा है कि EP100 जो है ये लीडिंग कंपनीज़ को साथ में लेके आता है जो एनर्जी एफिशिएंसी लाएंगी एंड कॉम्पिटिटिवनेस लाएंगी। एक बहुत ही जर्नलिस्ट सा स्टेटमेंट है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव किसी ने लॉन्च किया होगा, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, लीडिंग कंपनीज तो आ ही जाएंगी ना, ऐसा नहीं होगा लीडिंग कंपनीज ही साथ में नहीं आएंगी कि इनोवेशन हम कर देंगे, एनर्जी एफिशिएंसी ले आएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस कर देंगे। तो ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट, ये गलत होना इम्पॉसिबल है, मतलब ये गलत हो गया तो फिर बिजनेस चलाएंगे कैसे लोग, एक कंपनी को नहीं आएगा, 2 को नहीं आएगा, बट लीडिंग कंपनीज भी धंधा नहीं चला पाए, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ठीक है। जैसे ही मैं इसे एलिमिनेट करता हूँ तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 जैसे मेरा ठीक होता है, तो जहाँ 3 नहीं है एटलीस्ट ए ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। फिर मैंने कहा सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की कुछ कंपनी भी ना हो, इंडिया में कुछ कंपनी तो अच्छी होंगी, राइट, तो वो हो सकती है। तो मैं इसको कहूँगा कि 4 भी ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ 4 ठीक है तो 2, 3, 5 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, B और D में मैं रह गया, एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचे, ठीक है। कुछ नहीं तो अब यहाँ पर आंख बंद करके तुक्का मारूंगा, 50-50 हो जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी, तो मेरा सैंपल साइज़ के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए, ज़्यादा क्वेश्चन में मैं तुक्का मार पाऊंगा। अब अगर इससे आगे जाके अगर आपको ये पता है कि स्टेटमेंट नंबर 5 गलत है, या फिर ये पता है कि IEA, एक और लेवल का आपने लॉजिक लगाया जो कि बहुत सीधा साधा भोला वाला लॉजिक है कि IEA क्लाइमेट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप क्यों करेगा। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता, बिल्कुल कर सकता है, कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, मेरी मर्जी, इस कंपनी की मर्जी। कल के दिन कोई शुगर कॉस्मेटिक्स कल के दिन डॉग फूड बेचने लगे, किसी ने मना किया है क्या? नहीं किया।
राइट। तो ये कर सकता है, लेकिन अगर मैं आज के हिसाब से एक सिंपल सा बच्चों वाला लॉजिक सोचूं तो ये एनर्जी की है और ये क्लाइमेट का है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ग्लोबल इनिशिएटिव। तो उस हिसाब से मैं मान लेता हूँ 2 गलत है और 2 गलत है तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। देखो अगर मान लो मुझे 2 और 5 नहीं पता होते तो एटलीस्ट वो मेरा सैम्पल साइज बढ़ाते, और पता है तो फिर वो आपका आंसर ही आ गया। तो ये रूल होता है अगर आप सारे स्टेटमेंट और ऑप्शन पढ़ोगे। तो जब हम बात करते हैं ना कि पेपर लंबा था तो हम इसी चीज़ की बात करते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर अगेन रॉन्ग एजम्पशन। अब मान लो मेरी मैंने ठीक है 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, लेकिन मेरी एजम्पशन ही रॉन्ग है कि IEA क्लाइमेट ग्रुप से कैसे पार्टनरशिप कर लेगा, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या फिर जैसे आपने वो PM10 वाले में देखा कि मेरी जो नॉलेज ना होते हुए मैंने रॉन्ग एजम्पशन ले ली कि इट कैन एंटर, भाई नहीं हो सकता। मैंने कहा था PM मटेरियल है, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। एक PM मटेरियल आपका विदेश जोड़ो यात्रा कर रहा है, एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। तो जब ये कर सकते हैं, एक PM2.5 है, एक PM10 है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एजम्पशन ही गलत है कि नहीं कर सकते, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सैम्पल साइज कम रह जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे। तो आई गेस कि हमने फेलियर ऑफ लॉजिक की तो बात कर ली है। देखो नाइवे और नेव या जो भी आप बोलते हो, कनिंग लॉजिक, इसका मतलब होता है भोला भाला सीधा साधा। जैसे मैंने IEA और क्लाइमेट ग्रुप बताया कि ये पार्टनरशिप क्यों ही करेंगे, एक बच्चों वाला लॉजिक है। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम क्या की लड़की है और वो बिल्कुल विलेज में रहने वाले हिंदी मीडियम वाले लड़के से शादी क्यों करेगी, ये एक सीधा साधा लॉजिक है। लेकिन कनिंग लॉजिक आप लगाओ कि हाँ बंदे के पास बहुत पैसा है, चला गया, उसने डोरे डाल दिए, पटा लिया तो हो जाएगा, तो ये कनिंग लॉजिक है। कनिंग लॉजिक से आपको बचना है। वो ऐसा नहीं है कनिंग लॉजिक सही नहीं होंगे या नेव लॉजिक आपके हमेशा सही हो जाएंगे, बट फिर भी मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा नहीं होगा। रिच अर्बन गर्ल एक गाँव के सीधे साधे भोले वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी या उसके साथ घूमना भी नहीं चाहेगी। फिर आता है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, रूल ऑफ 10,000 आवर्स। ठीक है, इसको हम समझते हैं और UPSC ये 2 चीज़ें एक साथ समझेंगे। फिर सिली मिस्टेक, उससे पहले हम ये एक बार डेटा शीट समझ लेते हैं। देखो कितने क्वेश्चन, मान लो हमारा सैम्पल साइज 20 का है, मैंने कल 8-9 इन्वायरमेंट के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें से मेरा सैम्पल साइज़ 5 या 6 क्वेश्चन का बना। अगर 15 में से मैं 11 अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ और उसमें ही मेरा सैम्पल साइज़ 5 या 6 का बन गया, आप समझो 50% क्वेश्चन मेरे यहाँ जा रहे हैं। अगर यही रेशियो है 15 में से 11, मान लो मैं 10 ये मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2/3, तो 60 से 70 जो पेपर का टफनेस लेवल है 70 से 75 में अटेम्प्ट कर पाऊँगा। उसमें से मेरा सैम्पल साइज़ ही मतलब तुक्केबाजी का सैम्पल साइज़ ही 5 से 6 हो गया, मतलब हाफ, मतलब 30 से 35 तो मेरे तुक्केबाजी में चले गए पूरे पेपर में। तो सैम्पल साइज़ आपका आएगा, बड़ा आएगा। अगर आपने पूरा पेपर पढ़ा है तो सैम्पल साइज़ बड़ा आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। मैं मान लेता हूँ आपका सैम्पल साइज़ 20 था, आपने 20 क्वेश्चंस में ये लॉजिक लगाने की कोशिश की, एलिमिनेशन लगाने का ट्राई किया। तो इसी में जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन कर ली, अगर 20 के 20 आपके करेक्ट हो गए, सैम्पल साइज इक्वल टू 20, 20 के 20 करेक्ट हो गए, इनकरेक्ट 0, तो नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस आपके 20 और नेट मार्क्स इसमें आप इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, नेट मार्क्स आ जाएंगे 40। बट इसके होने के चांसेस लेस देन 1% है। मैंने कहा फिर तो आपको भगवान ने IAS बनाने के लिए चूज़ किया। ठीक है, या फिर आपके 20 इनकरेक्ट हो गए और आपके -40 हो गए, तो फिर आप बस छोड़ दो कि ये साल तो आपका नहीं है। ठीक, अब थोड़ा रियलिस्टिक जोन में चलते हैं। सपोज आप 15 ठीक कर ले गए, बहुत अच्छे बंदे हो, और 5 गलत कर दिए, तो 15 -5/3, तो आप ये करोगे 13.33 आएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 26 मार्क्स। मेरे तो इस जोन में नहीं आते थे, मेरे लगभग इस जोन में आते थे। थोड़ा इसको और इजी करके समझना हो तो इसको 14 और 6 कर लो, तो 6/2 आपके 2 हो जाएंगे, 6/3 2 हो जाएंगे, और 12 3/3 क्यों, क्या, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जिस एग्जाम में 1/3 के बदले 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, करके देख लेना। ठीक है, तो जहाँ 14 सही है 6 गलत है, वहाँ नेट पॉजिटिव क्वेश्चन 12 यानी कि 24 आ रहे हैं। सैम्पल साइज मेरा 20 का ही है। ठीक है, बट मैंने अपने साथ क्या ऑब्जर्व किया है, इनफैक्ट मैं इस साइड ज़्यादा रहता हूँ कि मेरे करेक्ट 7-8 हो पाते हैं एंड इनकरेक्ट 13 से 12 13 इतने इनकरेक्ट होते हैं। सपोज मेरे 13 क्वेश्चन, और ये देखो आपका वो हेड टेल्स का लॉ भी यही दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 50%, 10 + -3, ऑलमोस्ट यहीं जा रहे हो आप, कभी इधर कभी उधर।
हाँ, ऐसा नहीं है कि 6 नहीं हो सकता, 30 बिल्कुल हो सकता है, हो सब सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट चांसेस कम है। ठीक है, अब देखो, सपोज मैंने 10 क्वेश्चन ठीक किए थे, 10 गलत किए, तो मेरे नेट पॉजिटिव क्वेश्चन 6.67 है, 13 मार्क्स का मुझे अभी भी बेनिफिट है। बहुत मेजर चीज़ है ये तो, यूपीएससी और आईएफएस की कट ऑफ का डिफरेंस है। अब मैं अपनी मान लेता हूँ जितना मेरे से हो पाते थे। 7 क्वेश्चन मान लिया मैंने करेक्ट किए, 13 इनकरेक्ट किए। इन जनरल मेरा यही चलता, 7 8 7 8 9 7 8 9, कभी एक आध बार ये भी पहुँचा है, अगर 40 पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें ऐसा हुआ। तो नेट पॉजिटिव क्वेश्चन मेरे 2.67 है। ठीक है, 7 माइनस 13/3, आप ये कर लेना, इतना ही आएगा, इंटू 2 कर देना तो 5.33। 5 नंबर का मुझे फिर भी बेनिफिट हो रहा है। 5 नंबर से आप जानते हो दुनिया में कितने लोगों की कट ऑफ्स रुकती हैं, कट ऑफें रुकती हैं, कट ऑफ्स नहीं, कट ऑफें, कट ऑफें। ठीक है, अगर आपके 13 ठीक थे, 7 गलत थे, तो 21 नंबर है। ये तो मतलब अच्छी चीज़ है, आपका लक अच्छा है। इसमें आप ये कहोगे मेरा लक अच्छा था, लेकिन आपका लक ना भी अच्छा हो, ख़राब लक हो, तो भी आप इतना कर लोगे। मतलब लक ख़राब होते हुए भी आप प्रीलिम्स निकाल ले जा रहे हो, 5 नंबर एक्स्ट्रा ले आ रहे हो, जबकि 20 ही क्वेश्चन का सैंपल साइज है। सपोज ये 30 और 35 का हो, जो कि हो जाता है, तो उस केस में आप जानते हो क्या हुआ। अब अगर मान लो कि मेरे 6 ही सही हुए, 14 गलत हो गए, तो 1.33, तब भी मैं नेट पॉजिटिव 2.67। अब कब नेट पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा? जब मेरे 5 सही हुए एंड 15 गलत हो गए, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरा ये, ठीक है, नेट पॉजिटिव मार्क्स 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, ना कोई फ़ायदा हुआ ना घाटा हुआ, तो वो वैसे भी हो रहा था। तो इस चीज़ के चांसेस लगभग 10 से 15% है, लगा लेना। अगर आपको टिपिकल मैथ्स में जाना है तो लगभग यहीं आएगा। अब ये चीज़ अगेन, आपके सिर्फ 4 सही हैं, 16 गलत है, नेगेटिव में आने लगे, तो ये मान लो फिर यहाँ पर कि आपको भगवान ने चूज़ किया कि आपको आईएएस नहीं बनाना। अगर आपके 20 में से 16 लॉजिक गलत हो गए, या तो आपने मेहनत नहीं की, आपको आती नहीं है चीज़ें, या आपने बायस्ड चीज़ें कर दी, कुछ तो गड़बड़ की है आपने, कुछ तो गड़बड़ की, इस वजह से आपकी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो ये मान के चलो कि आपका जो ये कैलकुलेशन आएगी समवेयर यहाँ आएगी, आप करके देख लेना। जो मैंने आपको ये तरीका बताया ना, बायस्ड प्रोबेबिलिटी, ये वाली चीज़ एंड में आप लिख के देख लेना। एक अगर आपको काम करना है, अपना एक कोई भी पेपर लो, वहाँ रैंडम 1 से लेके 20 तक ऐसे नंबर लिख दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20, ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक, A1 में आप कोई से भी 2 ऑप्शन लिख लो, मान लेता हूँ हेड और टेल है, A और B। ठीक है, तो यहाँ हेड लिखना है या टेल लिखना है, या हेड लिखना है या टेल लिखना है, लिखते जाना। ठीक है, इन 20 का ना एक दूसरी जगह आप आंसर बना लो दूसरे पेपर पे, कि हाँ 1 का आंसर हेड है, 2 का आंसर टेल है, 3 का आंसर हेड है, 4 का हेड है। इस तरह से अपने मन से एक आंसर की बना लेना, राइट। आपको चाहिए हो तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा मैं कह क्या रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो खुद करना। ठीक है, अब ये आंसर की, मतलब ये मान लेना कि एग्जामिनर ने आंसर ये दिए हैं, अब आपने यहाँ पे ये एग्जामिनर की है, और ये आपका सॉल्यूशन है। आपने 1 से लेके 20 तक हेड टेल मतलब ए बी आपने ऐसे लिख दिया। यही करना है बेसिकली जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखते जाओगे। अब रैंडम इसमें से कोई भी एक ऑप्शन काट दो, अनबाइज्ड यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा मैं यहाँ ये काट दूंगा, यहाँ ये, मैं इन जनरल ऐसे करता हूँ, यहाँ से पहला यहाँ से दूसरा ऐसे करके काट देता हूँ। कभी आपका मन करे तो ऐसे ऐसे भी काट सकते हो, मैंने ये काट दिया। ठीक, अब ये मार्क्स आप जोड़ के देखना आपके 7 से लेके 13 तक आपके सही होंगे, एंड ऑलमोस्ट 7 से 13 ही नेगेटिव होंगे। करके देख लो, कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एंड 90% लोगों के, इनफैक्ट 95-90% टाइम, 99% टाइम्स, मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 3 बार ये चीज़ 7 to 30 मतलब नेगेटिव होते हुए देखी है, कि बंदे के 5 ही क्वेश्चन ठीक हो पाए थे, या 15 ठीक हो गए। बहुत रेयर केसेस है, होते तो हैं बट रेयर है। ठीक है, तो अब आते हैं हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क पे। ठीक है, जो हमने इस बुक की बात की थी, उसमें रूल ऑफ 10,000 आवर्स की हमने बात की। हमने ये कहा, इन्होंने जो बुक लिखी है मैल्कम ग्लैडवेल ने, उसमें रूल ऑफ 10,000 आवर्स की बात की। उनका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ज़िंदगी में 10,000 घंटे किसी चीज़ पर काम कर लेता है तो उस चीज़ में मास्टर बन जाएगा। अब मान लेते हैं यूपीएससी में आपको 10,000 आवर्स देने, अब 10,000 लेके मत बैठ जाना, किसी के लिए 5 भी हो सकता है, किसी के लिए 15,000 भी हो सकता है। ठीक, सपोज आपको यूपीएससी के लिए टोटल 10,000 आवर्स देने थे, एंड आपने प्रीलिम्स के लिए ये एमसीक्यू एलिमिनेशन चीज़ सीखने के लिए लगभग 1000 घंटे दे दिए। हार्ड वर्क करो आप, राइट, हार्ड वर्क करो। और ये आपने करने के लिए क्या किया था कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो कर ली, यूपीएससी के क्वेश्चन छोड़ के आप टेस्ट सीरीज़ करने पहुंच गए। बिल्कुल सही बात है, करना है, हम सब करते हैं, करना चाहिए। अब होगा क्या ये मैं समझाता हूँ।
बुरा लगेगा, लेकिन ये हम सबके घर की कहानी है। हमारी मदर्स एंड सिस्टर्स सालों से खाना बनाते आ रही, 25-30 साल से खाना बनाते आ रही। सिस्टर्स आप देखो कईयों साल से खाना बना रही। बहुत से घरों में शादी के बाद मेड्स नहीं अलाउ होती, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो बंदी मेहनत कर रही है, दे आर वर्किंग हार्ड एंड हार्ड। कभी आपने ये सोचा है कि वो कुणाल कपूर जितने फेमस क्यों नहीं हुए, या संजीव कपूर जितने रिच क्यों नहीं हुए, या वो कविता किचन जो भी है, नाम बता देना कमेंट सेक्शन में, उन मैडम की तरह फेमस और रिच क्यों नहीं हो पाए? उसका रीज़न ये है, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना नहीं आया। आप 10,000 आवर्स का रूल गलत जगह लगाओगे तो कुछ भी कर लो, क्या कर ले जाओगे? जहां आपको टाइम देना था वहां आपने टाइम नहीं दिया, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन द करेक्ट थिंग। तो क्या एफर्ट्स यूजलेस हैं? आंसर इज यस। ये वाले एफर्ट्स तो यूजलेस हो जाएंगे, आप चाहे 10,000 आवर्स के आप ज़िंदगी भर लगे रहो। होता ही है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ इंडिया में जो महिलाएं हैं ज़िंदगी भर खाना बनाती हैं, कभी रिच नहीं होती, कभी फेमस नहीं होती। और अगर जो PSIR में एक कोटेशन है कि फेमिनिज्म में एक कोट आती है साइमन डे वेबर की, कि वुमेन खुद को मान बैठी है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती। वुमेन शी इज़ स्लेव ऑफ मैन इफ़ शी इज़ नॉट बॉर्न स्लेव, कुछ ऐसी सी कोटेशन है। अगर आप PSIR के हो तो कमेंट करके बता देना। मैंने 1 जनवरी को कमेंट सेक्शन में उसका प्रॉपर बहुत हार्ट टचिंग कोटेशन लिखी थी, वो हमें करना चाहिए, ठीक। अब मैं मान लेता हूँ हार्ड वर्क को हम UPSC एस्पिरेंट से कंपेयर कर लेते हैं। एक एवरेज UPSC एस्पिरेंट जो एस्पायर करता है, जैसे मैं एस्पायर करता था कि हम 200-250 टेस्ट तो दे ही देंगे, जब करने बैठते हैं तो पता चलता है कि 20-25 करना भी मुश्किल है। रैट रेस है बेसिकली, ये रैट रेस है। जिस रैट रेस में ऑब्वियसली जब रैटों की रेस हो रही है, रैट्स नहीं होते, रैटों होता है, जब रैटों की रेस हो रही तो कोई ना कोई रैट जीत जाएंगे। अब कई रैटों ने मिलके सपोज 20-25 या 50 या 75, या मान लो सबने 75 टेस्ट लगा लिया, रैट रेस हो गई। एक टेस्ट लगाने के लिए आपको टाइम कितना लगता है? 7 से 8 घंटे। 2 घंटे आपने टेस्ट दिया, 1-1.5 घंटे उसका एनालिसिस किया और बाकी उसके नोट्स बनाए या जो भी पढ़ा सॉल्यूशन, तो 7 से 8 घंटे। कई बार मेरे लिए तो पूरा दिन जाता था ऑनेस्टली, अगर मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ किसी कोचिंग का। तो इस रैट रेस में सपोज आपने टारगेट बनाया कि मैं 75 क्वेश्चंस करूँगा, 75 पेपर करूँगा, ठीक है। कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे, रैट रेस है, आप रैटों का पार्ट हो, मैं खुद भी था। स्मार्ट वर्क क्या होता है? आप UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते, फॉर एग्जांपल 40 साल के आप पेपर सॉल्व कर ले जाते, उसमें से मान लेते हैं कि कोई 1000 क्वेश्चन आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है। हमने कल देखा तो था पेपर में कि 94 से क्वेश्चन बनाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रामानुजा, कॉइन्स वाली, ये सब 80s के क्वेश्चन है, 90s के क्वेश्चन है। बायोफिल्म हो गया, प्रोबायोटिक भी 2008 का क्वेश्चन है। अगर हमने 40 साल के पेपर को 30 टेस्ट मान के कर लिया, एंड CSET के 10 साल के टेस्ट में से हम 5 साल कर लेते हैं, तो हो सकता है, चलो मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे, मान लिया मैंने 0, आप मत करना, हालांकि रिपीट हो रहे हैं, वो हमने कल बात कर ली, नहीं रिपीट होते हैं। आप एटलीस्ट इस चीज़ पे पहुँचोगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, आप सारे स्टेटमेंट पढ़ना सीख जाओगे, लॉजिक आपके इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप रियल UPSC एग्जामिनर के लॉजिक पे जा रहे हो। आप ये चीज़ सीखोगे कि वो आपकी एजम्पशन कहाँ रॉन्ग करवा रहा है और आप कहाँ गलत हो रहे हो। आप मेरे या किसी और के अकॉर्डिंग अपना लॉजिक नहीं बनाओगे। देखो क्या होता है, जब हम कोचिंग्स में टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो वो UPSC के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से हमेशा अलग हो, चाहे हम सिनॉप्सिस में क्यों ना बना ले, कोई भी बना ले, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई कह दे मैं कर लूँगा तो ही और शी इज सुपर ह्यूमन, ऐसा कोई नहीं है। वही टटपुंजिए से कंटेंट डेवलपर्स वही टटपुंजिए टेक्निक करके कॉपी पेस्ट करके प्रीलिम्स की MCQ बनाते रहते हैं। तो होता क्या है, सपोज मेरी कोचिंग है, मुझे एक साल में 25 या 30 टेस्ट देने हैं, इसका मतलब 4 से 5 या 6 दिन में मुझे 100 क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन अगर आप तमीज़ से बनाते हो तो अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। मुझे 6 से 7 दिन में एक 100 क्वेश्चन बना के देने हैं, फिर अगले 7 दिन में अनदर 100, यही काम साल भर करना है। UPSC में एग्जामिनर ने एक साल में 100 क्वेश्चन बनाए थे। फिर मुझे दूसरों से बेटर दिखना है, अपनी मार्केटिंग करनी है, मुझे ये दिखाना है मेरे कंटेंट से क्वेश्चन फंसे, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ बायस्ड हूँ। जब मैंने बायसनेस दिखा दी अपनी टेस्ट सीरीज़ बनाने में, तो रियलिटी से तो अलग हो जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ करोगे, कोई भी मतलब कोई भी, तो आप हार्ड वर्क कर रहे होगे, स्मार्ट वर्क नहीं। तो बेटर ये है कि UPSC के 15, 20, 25, 30, 40 जितना कर पाओ एग्ज़ाम तक, वो आपके ऊपर है, उतने पेपर्स कर लो। प्लस एंड में, क्योंकि थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, टाइम टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये आप 100 के 100 उस हिसाब से एग्जाम मोड में मुझे नहीं लगता करोगे, करने भी नहीं चाहिए, आपको लर्निंग के लिए करना है।
टेस्ट सीरीज़ क्या करना, किसी भी कोई भी 3 या 4 कोचिंग के कुछ रैंडम फुल लेंथ टेस्ट उठाना, 2 या 4 या 6 या 8 कर लेना फुल लेंथ टेस्ट, यूज़ एंड थ्रो मटेरियल। उससे आपको एग्ज़ाम ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, एग्ज़ाम मोड में चीज़ें देने की आदत हो जाएगी। आई गेस कि आप समझ गए होंगे हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है। सिनॉप्सिस का कोर्स भी है यूपीएससी एक्चुअल क्वेश्चन पे, लेकिन फ्री भी तो है। यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहो तो मिल तो जाते ही हैं, ठीक है, हमने एक लेवल पे एफर्ट मार दिया एक्स्ट्रा, बट ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको लॉजिक इंप्रूव करना है तो इसकी तो कोई भी कॉस्ट नहीं है अगर आप चाहो तो। अब सिली मिस्टेक्स हमें क्यों कम करनी है, देखो सिंपल लॉजिक मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर बताता हूँ। इस क्वेश्चन में भी बताया है यहाँ पर, सॉरी इस वीडियो में भी बताया है। अगर आप ये स्लाइड देखो, इसमें आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे ही आप -3 क्वेश्चन करते हो, जो आपके +6 आने थे -2 हो गए। आपको क्या लगता है 20 क्वेश्चन सही होने पे 40 नंबर आ रहे हैं, 15-14 ठीक होने पे आपके 24 आ रहे, क्यों आ रहे हैं? यहाँ 3 -8 आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, तो इतना डिफरेंस आएगा। 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो -8 मार्क्स का इफेक्टिव डिफरेंस आएगा, जो आपके +6 आने वाले थे -2 हो गए, इफेक्टिवली -8, तो आपने -8 मार्क्स +8 मार्क्स गंवा दिए। अगर आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो -16 मार्क्स का डिफरेंस आया, जो आपको यहाँ दिख रहा है, 6 क्वेश्चन रॉन्ग एंड 40 से आप 24 के उस पर पहुँच गए। करके देख लो, यहाँ सारा करके देख लो, सारी कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन बिठानी है बिठा लो, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स इसलिए कम करनी है। कट ऑफ ध्यान रखना, कट ऑफ अगर आप ये नेट पॉजिटिव मार्क्स इतने ले जा रही है तो ठीक है, आप जीनियस हो। अगर आपने ये चीज़ क्रैक कर ली कैसे करना है, या ये भी कर लिया तो जीनियस हो। लेकिन कट ऑफ में जो डिफरेंस आता है ना, ऑलमोस्ट ये इस रेंज में रह जाता है। अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो ना, तो भी आप कट ऑफ निकाल लोगे। तो वापस अपनी उस एक स्लाइड पर आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन रेज किया था, दोगलापन है क्या ये, अगर आप कर ले गए इट वोंट फेल, तो ये बंदा ये नहीं कह पाएगा कि बिल्कुल बकवास है आप इसे बंद कर दो, बिल्कुल नहीं कह पाएगा ऐसा, क्योंकि फिर ये बकवास नहीं रहेगा, फिर ये कहेगा बोल बोल कर कर बहुत अच्छा लग रहा है, आजा तेरे साथ अब हम मेंस में खेलेंगे, यूपीएससी एग्जामिनर ये कहेगा। एंड आई गेस कि आपको ये बुक समझ आई। इस बुक को आप कहीं ना कहीं कोट भी कर सकते हो। सो दैट्स द रीज़न कि एलिमिनेशन टेक्निक्स कहाँ फेल हो जाती हैं, कहाँ फेल नहीं होंगी, कैसे आपका दोगलापन दूर होगा, कैसे हम ये टटपुंजिया हरकतों से बाहर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो पूरी सीरीज़ है, फ्री सीरीज़ के लिए आप ये सिनॉप्सिस IAS यहाँ पर विजिट कर सकते हो। एंड जो पेड कोर्सेज हैं, आई थिंक यहाँ ये लिंक दिया हुआ है, ये यहाँ पर पेड कोर्स है, आपकी मर्ज़ी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेना।